फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला बहुत बेसिक कंसेप्ट और फंडामेंटल कंसेप्ट दैट इज वेरिएबल और डेटा टाइप। ये क्या होते हैं? वेरिएबल और डेटा टाइप हम अपने प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पास कुछ भी सामान होता है या कुछ भी क्लोथ्स हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको कोई ना कोई बॉक्स चाहिए होगा जिसके अंदर हम अपना सामान या क्लोथ्स रख सकें, या हम कह सकते हैं कुछ सूटकेस चाहिए होगा। तो उसी तरह से दुनिया में हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा आ रहा है। जैसे डेटा हमने यहाँ पर समझा, जैसे हमारे पास क्लोथ्स है, तो अब हमको वो डेटा अगर अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है तो हम कैसे करेंगे? तो जैसे रियल लाइफ में आपके पास डेटा कैसे हो सकता है? आपके पास एम्प्लॉय के नेम हो सकते हैं, किसी बैंक के, आपके स्टूडेंट हैं, आपके कॉलेज में उनका डेटा हो सकता है, उनका नाम हो सकता है, उनकी फीस हो सकती है, वो किस ईयर में पढ़ रहे हैं, कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो सब आपके पास डेटा आ सकता है। तो उस डेटा पे फिर आपको प्रोसेसिंग करना है। तो प्रॉब्लम इज कि आप वो डेटा पहले स्टोर कैसे करेंगे ताकि आप उस पर बाद में प्रोसेसिंग कर सकें। तो इसका आंसर है वेरिएबल। हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल की हेल्प लेंगे और उनके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने सामान को रखने के लिए बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल भी एक तरह से कह सकते हैं आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो या नेम्स के फॉर्म में हो। तो वेरिएबल मतलब एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीका जिसके जरिए आप अपने प्रोग्राम में जो भी डेटा आता है उसको स्टोर कर सकते हैं। या हम दूसरी तरीके से समझें, ये जो वेरिएबल है वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। अब इस मेमोरी लोकेशन का क्या मीनिंग है? तो जैसे आपने समझा है या सुना भी होगा कि मेमोरी मतलब जैसे आपके रैम है। तो जब भी मैं आपको ये कहूँगा कि मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है या मेमोरी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा हम अपने कंप्यूटर में जो हार्डवेयर जो रैम लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो एड्रेसेस हैं ये क्या मतलब है? तो जैसे आपकी कॉलोनी है और आपके वहाँ पर घर है, आपके नेबर्स का भी घर है, तो हर एक घर का एड्रेस होता है और घर के अंदर कौन रहते हैं? हम लोग रहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं, तो जो यहाँ पर आपको ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर आपके कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है ना? जैसे आप कहते हैं कि 4 GB मेमोरी है ना, यू कैन से 16 GB मेमोरी, तो मतलब उतना डेटा उसके अंदर स्टोर है मेमोरी के अंदर। तो ये जो मेमोरी की, ये जो आपकी एक एक बॉक्स दिख रहा है, ये है मेमोरी का एक बॉक्स, मतलब मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन। और हर एक लोकेशन का अपना एड्रेस है। तो मेमोरी लोकेशन मतलब हाउस, और एड्रेस मतलब उस हाउस का नंबर, हाउस नंबर। और उसके अंदर हम डेटा यानी हम लोग रह सकते हैं, है ना? कंप्यूटर के अंदर मतलब डेटा रह सकता है। अब आप अपने वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए? तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा या कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 5, आपको इसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 5 इक्वल टू, और ये किसके अंदर स्टोर करना है? किसी वेरिएबल के अंदर। तो आप यहाँ कुछ भी नाम दे देंगे, वेरिएबल का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने ए दे दिया, इसका मतलब ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने अपना 5 स्टोर किया है। सो ये आपने अपने सी प्रोग्राम में ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये जो ए आपको अपने सी प्रोग्राम में आपने लिखा है जिसमें 5 स्टोर किया है, तो जब ये प्रोग्राम जो भी आपने सी में लिखा है, जब ये कन्वर्ट होगा आपके किस में, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, .exe में, अगर आप विंडोज की बात कर रहे हैं, तो 5 का जो भी यू कैन से बाइनरी कन्वर्जन होगा, 5 का कन्वर्जन होता है 101 बाइनरी फॉर्म में, तो ये ए में 101 एक्चुअल में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये ए इक्वल टू 5 आपका कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी है इसके कहीं ना कहीं बॉक्स में स्टोर होगा। तो होता क्या है, जब भी आप ए इक्वल टू 5 लिखते हैं तो आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बॉक्स है 108 वाला, इसको नाम दे दिया जाएगा ए, और इसके अंदर आपका 5 स्टोर हो जाएगा। नाउ ये जो 5 है ये कितनी जगह लेता है, ये कितना बड़ा होगा, क्या ए केवल 108 पे ही रहेगा या 1012 पे भी जा सकता है, मतलब कितनी जगह लेगा, वो हम आगे समझेंगे। उसके लिए एक दूसरा कंसेप्ट है डेटा टाइप। अभी के लिए हम केवल ये समझ रहे हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में जाता कहाँ है। तो वेरिएबल इस मेमोरी के अंदर, इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। सो
108 में आपका एक वेरिएबल का डेटा चला गया, ए का डेटा, जिसके अंदर 5 स्टोर है। तो ऐसे करके आपका जो भी वेरिएबल होगा वो आपका मेमोरी लोकेशन का नाम बन जाता है जब वो प्रोग्राम एक्चुअल में रन होता है। तो इसका मतलब यही था जो हमने यहाँ पर लिखा था कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर डेटा इन द प्रोग्राम। सो 108 मेमोरी लोकेशन का नाम है ए, जिसके अंदर आपका 5 स्टोर है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ दूसरा वेरिएबल लिया बी और उसके अंदर आपने कुछ स्टोर किया 100.7, करेक्ट। तो ये बी भी किसी मेमोरी लोकेशन में जाएगा, फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन 124। तो इसमें आपने इसको नाम दे दिया जाएगा बी और इस लोकेशन में आपका डेटा चला जाएगा 100.7। तो ये एक आपका पॉइंट वाला नंबर है ना, ये 5 एक आप कह सकते हैं ये थोड़ा इंटीजर नंबर है, और इसको आप अगर सी की भाषा में भी हम आगे देखेंगे इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप नंबर। सो अब आपने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है। अब हम समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा होता है। जैसे हमारे पास कुछ डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, कुछ हमारा नेम्स की फॉर्म में भी डेटा हो सकता है, कुछ हमारा परसेंटेज की फॉर्म में डेटा हो सकता है, टेम्परेचर हमारा हो सकता है, सेल्सियस में आ सकता है डेटा। हमारे पास कोई सैलरी बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल 10 लाख से ऊपर है, तो वो डेटा हमारे पास कोई छोटा डेटा नहीं है, वो बड़ा डेटा है। तो ऐसे अलग अलग तरह के डेटा और अलग अलग साइज के डेटा वो हम कैसे स्टोर करेंगे? क्या उसके लिए एक सिंगल वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल ही काम आ जाएगा, या वेरिएबल के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ भी पढ़नी चाहिए जिसके साथ वेरिएबल मिल करके इस डेटा को जो दुनिया में हमारे पास है वो हम प्रोग्रामिंग में एक ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं या स्टोर करवा सकते हैं। तो जैसे आपके पास अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है ना, आपके पास बहुत कम कपड़े हैं तो आपके लिए छोटा बॉक्स ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो आपके लिए बड़ा बॉक्स चाहिए होगा, छोटे बॉक्स में वो सारे कपड़े नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइज की, है ना। जैसा आपके पास डेटा आ रहा है, जैसे आपके पास कपड़े आ रहे हैं, उसी अनुसार आपके पास जो वेरिएबल है या ये कह सकते हैं बॉक्स है वो आपको बड़ा चाहिए ना। अब अगर हम एक फ्रिज की बात लें, एक फ्रिज है, उसके अंदर आप ईटेबल्स आइटम्स ही रख सकते हैं। अगर आप उसके अंदर क्लोज रखेंगे यानी कि एक अलग तरह का डेटा रखेंगे अदर देन ईटेबल आइटम, तो क्या होगा, वो क्लोज तो खराब हो जाएंगे उसमें। दैट मीन्स अगर आप इस फ्रिज के अंदर एक डिफरेंट टाइप का डेटा रखें जो ये फ्रिज स्टोर नहीं कर सकता है ठीक से, तो वो डेटा यानी कि वो कपड़े खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने समझा था कि ये जो बॉक्स है ना, इसका मतलब है प्रोग्रामिंग में वेरिएबल। जैसे बॉक्स का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, हमको यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा कैसा आ रहा है या हमारा किस टाइप का डेटा आ रहा है, हमको अलग अलग तरह बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से जो हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा दुनिया में आता है उसके अनुसार हमको अलग अलग तरह का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। अब ये अलग अलग तरह का वेरिएबल क्या है वो हम कैसे प्रोग्राम में स्पेसिफाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब ऐसी चीज या ऐसी एंटिटी या ऐसा तरीका जिसके जरिए हमको वेरिएबल के बारे में दो जानकारी मिलती है। क्या, एक टाइप और दूसरा साइज। दैट मीन्स वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होगा उसका टाइप क्या होगा और उस डेटा का साइज क्या होगा, उसको बताने के लिए हमारे पास डेटा टाइप कंसेप्ट होता है। तो इसका और गहरा मीनिंग क्या है, उसको आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सी लैंग्वेज में अलग अलग तरह के कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप जैसे हमने समझा एंटिटी यानी कोई भी नेम कह सकते हैं, तो जैसे वेरिएबल था कुछ भी नेम था, ऐसे डेटा टाइप भी हमारे पास कुछ नेम्स हैं। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं डेटा टाइप की सी लैंग्वेज में। पहली प्रिमिटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरी डिराइव डेटा टाइप एंड तीसरी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसे आपने कहा प्रिमिटिव या बिल्ट इन, है ना, बिल्ट इन मतलब जो पहले से बनी बनाई है, या प्रिमिटिव मतलब पुरानी। तो ऐसे डेटा टाइप जिसका मीनिंग पहले से सी लैंग्वेज में स्पेसिफाई है ना, पहले से बता दिया गया है, तो ऐसे डेटा टाइप को हम कहते हैं
प्रिमिटिव डेटा टाइप और बिल्ट इन डेटा टाइप। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप, कैर, डबल, बूल, वॉइड। डिराइव डेटा टाइप मतलब, जैसे डिराइव का मतलब होता है किसी चीज से लिया गया है ना, किसी चीज दूसरी चीज से बनाया गया है। तो डिराइव डेटा टाइप हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप से बनाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल है एरे, फंक्शंस, पॉइंटर्स। अब ये एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स क्या होता है, ये हम आगे कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, इन सब्जेक्ट्स में आएंगे या इन चैप्टर्स में आएंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये जो डेटा टाइप हैं, ये आपके बिल्ट इन और डिराइव्ड डेटा टाइप को मिला करके बनते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ आते हैं। ये डेटा टाइप भी हम आगे जब हम इन चैप्टर्स में आएंगे तब हम समझेंगे। ये जो हमने अभी पढ़ा है कि डेटा टाइप हमको दो चीजें बताते हैं वेरिएबल के बारे में। क्या क्या दो चीजें बताते हैं, टाइप और वेरिएबल का साइज। तो ये डेटा टाइप कैसे बताएंगे वो हम अब देखते हैं। तो जैसे अभी हमने समझा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में लिखेंगे और उसमें डेटा स्टोर करेंगे तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 5 स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो मैंने कहा था मैं a इक्वल टू 5 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मतलब 5 a के अंदर चला गया, है ना। नाउ अब अभी हमने डेटा टाइप कंसेप्ट पढ़ा था। अब डेटा टाइप कंसेप्ट बोलता है कि जो वेरिएबल हैं उनके अंदर तो अलग अलग तरह का डेटा आ सकता है। तो डेटा टाइप ही बताता है वेरिएबल के बारे में ये जानकारी कि कैसा डेटा आएगा। तो जो वेरिएबल और डेटा टाइप एक्चुअल में एक साथ यूज होते हैं, है ना। जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज करेंगे तो बिना डेटा टाइप के हम यूज नहीं करते हैं। तो कंप्लीटली अगर हम वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो हमको डेटा टाइप के साथ उसको यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने जो ये a इक्वल टू 5 लिखा है ना, इसको हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करेंगे। को पहले ये बताना पड़ेगा कि जो हम ये a यूज करने वाले हैं, ये किस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करने वाला है। क्या अपने अंदर कोई नंबर स्टोर करने वाला है या कोई नेम्स स्टोर करने वाला है। सो फॉर एग्जांपल हम यूज करना चाहते हैं इस a के अंदर स्टोर करना 5। 5 क्या है, नंबर्स है। तो जैसे अभी हमने ये डेटा टाइप पढ़ा था इंट, तो इंट का मतलब होता है ऐसे नंबर जो इंटीजर टाइप के होते हैं। तो जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा इंटीजर्स मतलब, जैसे आप कह सकते हैं 2, 20, 30, है ना। कैसे -2, 0, 1, ये सब इंटीजर टाइप के डेटा है। तो ए के अंदर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा इंट ए एंड देन सेमीकोलन। तो इंट ए ये एक क्या है, ये हम कंपाइलर को बताने वाले हैं या बता रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि ए एक वेरिएबल है और इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। तो ये हमने एक्चुअल में क्या किया है, अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है किसी वेरिएबल को। डिक्लेयर करने के लिए पहले हमको डेटा टाइप लिखना पड़ता है, जैसे हमने इंट लिखा था, और वेरिएबल मतलब ए एंड देन सेमीकोलन। तो डिक्लेरेशन से कंपाइलर को पता चल गया कि ए एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। नाउ दूसरा हमको इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए जिसके अंदर हम 5 स्टोर करना चाहते हैं, सिंपल। सो ये लाइन हमको बता रही है कि हमने ए के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी या कोई इनिशियल वैल्यू दे दी वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का मतलब है उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। तो वेरिएबल का नाम लिखिए और इक्वल टू करके उसके अंदर डेटा डाल दीजिए या कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। नाउ आप इन दोनों लाइनों को आप सिंगल एक साथ लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे, कंबाइन करके आप लिख सकते हैं इंट ए एंड देन इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो इससे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और उसके अंदर कुछ इनिशियल वैल्यू दे भी दी। तो हमने ये समझ लिया कि इंट या हमारा कोई भी डेटा टाइप एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ए क्या है, जो वेरिएबल का नाम है, वो एक तरह से नाउन है ना। तो एडजेक्टिव यानी इंट या कोई भी डेटा टाइप हमारा ए की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करता है कि उसके अंदर किस तरह का डेटा आ सकता है। अब ऐसे ही अगर आपको ये फ्लोट डेटा टाइप का कोई भी डेटा स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। फ्लोट का मतलब होता है जो भी आपके डॉट वाले नंबर होते हैं, जैसे आपने लिखा 50.5, तो इस डेटा को हम सी में बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप का डेटा। या आप कोई भी लिख सकते हैं 52 या 529 पॉइंट लेट्स से 8065। तो ये हमारा ये जो पूरा नंबर है ये हमारा फ्लोट टाइप का डेटा है। यही साथ साथ हम कह सकते हैं कैर क्या होता है,
ये अगर हम कहें तो कैर मतलब जैसे आप सिंगल कोट्स में कुछ भी चीज़ अगर सी में स्पेसिफाई करते हैं, आपने स्मॉल सी लिखा या आपने लिखा कि स्मॉल डी, तो ये सिंगल कोट्स में जो भी चीज़ आप सी में देते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टर डेटा। डबल क्या होता है? डबल फ्लोट टाइप का डेटा ही होता है, इसी तरह का ही डेटा होता है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अभी साइज कैसे बड़ा होता है वो हम आगे देखेंगे। बूल क्या मतलब होता है? बूल आपके दो वैल्यू होती है केवल, ट्रू और फॉल्स। ये जो आपका डेटा टाइप है ये नया नया आया है C99 में, डेट इज सी का जो नया वर्जन आया है C99 उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले ये नहीं था। अब वॉइड डेटा टाइप इसका मतलब होता है खाली। ये डेटा टाइप का जो मेन यूज होता है ये एक वॉइड पॉइंटर कंसेप्ट होता है और एक फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मेनली हम जो डेटा टाइप का कंसेप्ट समझेंगे वो इंट, फ्लोट, कैर, डबल इनके जरिए समझेंगे। तो डेटा टाइप को अगर आपको स्टोर करना है या ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट एंड कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए, लेट्स से आपने डी दे दिया, है ना। और आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ करके अगली लाइन में डी इक्वल टू कुछ भी वैल्यू आपको देनी है, लेट्स से 50.9, तो आप ऐसे दे दीजिए। या आप एक लाइन में दे सकते हैं फ्लोट डी इक्वल टू 50.9। सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ डी एंड दिस इज इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल डी, और ये दोनों काम एक ही लाइन में हो रहे हैं इस वाली लाइन से। सो इसी तरह से आप किसी भी वेरिएबल को पूरी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं विद डेटा टाइप, तभी आपका प्रोग्राम में वो वेरिएबल ठीक तरीके से यूज होगा। अदरवाइज केवल ए इक्वल टू 5 आपने लिख दिया और इंट ए नहीं लिखा तो प्रोग्रामिंग में वो काम नहीं करेगा। ना हमने ये भी समझा था कि डेटा टाइप हमको वेरिएबल के बारे में दूसरी चीज बताता है टाइप के साथ साथ, क्या? साइज, कि वेरिएबल का साइज क्या होगा। तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास जैसे हमने अभी मेनली कहा कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनके क्या होते हैं सी में, या कह सकते हैं सी स्टैंडर्ड में पहले से इनका साइज डिफाइन है कि अगर आप कोई भी इंट टाइप का डेटा या इंट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने सी के प्रोग्राम में, तो उस ए के अंदर कितना बड़ा डेटा आ सकता है ना, मतलब ए वाले बॉक्स का कितना साइज होगा। तो सी में कहा गया है कि इंट 4 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का, कैर 1 बाइट का एंड डबल 1 बाइट का। ना ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो हम अभी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम समझेंगे। तो हमको ये जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि जो ये आपको ये साइज दिए गए हैं 4418, ये पहली बात ये मिनिमम यू कैन से साइज है, यानी कि इंट मिनिमम 4 बाइट तो होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है ना। सेम फ्लोट एंड सेम कैर एंड सेम डबल। दूसरी चीज, ये जो डेटा टाइप के जो साइज होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड होता है कंपाइलर के ऊपर और आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जो अभी हमने ये डेटा टाइप के साइजेस स्पेसिफाई किए हैं ये आपके 32 बिट सिस्टम के लिए हैं, है ना। 32 बिट, इसका मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करें बाइट में मतलब 4 बाइट। तो जैसे आपके कंपाइलर भी होते हैं 32 बिट, 64 बिट, आपके यू कैन से सीपीयू भी होता है 32 बिट, 64 बिट। तो अकॉर्डिंगली आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डेटा टाइप का साइज चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो जो हमने अभी लिखे हैं वो 32 बिट के लिए है। नाउ जो आपने इंट ए लिखा, तो क्या होता है आपका जो कंपाइलर रिजर्व कर देता है ए के लिए कुछ मेमोरी आपके इस रैम के अंदर। तो ए 4 बाइट्स का हो जाएगा क्योंकि हमने अभी समझ रहे हैं कि इंट 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन में जो हर एक मेमोरी लोकेशन है उसको हमने अभी अपने डायग्राम में ये माना है कि एक लोकेशन मतलब 4 बाइट, मतलब जो ये 100 लोकेशन है इसमें आपका 4 बाइट का डेटा आ सकता है। सेम एज 104 में भी 4 बाइट का, 108 में भी 4 बाइट का डेटा आ सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने ए को 4 बाइट का माना है ना, और हर एक लोकेशन 4 बाइट की है, तो अगर मैं कहूँ कि 108 पर यहाँ से ए स्टार्ट होगा रखना, बैठना शुरू होगा, तो ए कहाँ तक जाएगा? क्या वो 108 लोकेशन में पूरा स्टोर हो सकता है, या उसको 108 के साथ साथ 112 ये वाली जगह भी उसे चाहिए होगी, दो जगह चाहिए होंगे या एक जगह चाहिए होगी? तो आप कहेंगे केवल एक जगह में आ जाएगा क्योंकि ए का साइज 4 बाइट का है और एक लोकेशन 4 बाइट की है। ए में यहाँ पर
मैं जो ये 5 स्टोर करना चाहता हूँ ये आराम से हो जाएगा। तो ए एक इस लोकेशन का नाम है 108 लोकेशन का, जिसके अंदर 5 स्टोर हो सकता है। सो इंट ने मुझे बता दिया कि ए के अंदर 4 बाइट का डेटा आ सकता है, उससे बड़ा डेटा नहीं आ सकता। नाउ अगर आपने ये लिखा है फ्लोट डी, दैट मीन्स डी कितने साइज का है, ये भी 4 बाइट का है। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप कहीं भी डी को स्टोर करा सकते हैं और इसके अंदर आप 50.9 स्टोर करा सकते हैं, है ना, 120 लोकेशन पे। तो आप ये कह सकते हैं कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर हुआ है, और ए जो वेरिएबल है वो कौन सी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे 108 वाली को, 108। नाउ सेम जो डी है वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपका 50.9 स्टोर है, और डी आपका किस लोकेशन को, किस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 120। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि डी वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन पर बैठा हुआ है ना, आप कहेंगे 120 पर बैठा हुआ है, सिंपल। नाउ अगर आपने डबल टाइप का वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया होता, फॉर एग्जांपल डबल के, तो ये कितनी जगह लेगा, हमने देखा 8 बाइट जगह लेगा। तो 8 बाइट मतलब अगर आप 124 से स्टार्ट करते हैं तो 124 मतलब 4 बाइट, 128 मतलब अगेन 4 बाइट, तो टोटल 8 बाइट। तो आप कह सकते हैं इस पूरी लोकेशन में हम के को स्टोर कर सकते हैं। ये पूरी जो लोकेशन है, ये यहाँ से 124 और 128, इन दोनों लोकेशन को मिला करके आपका के बैठेगा। और फॉर एग्जांपल इस के अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर करी है, फॉर एग्जांपल 5000.9, तो आपका 5000.9 इन दोनों लोकेशन पे बैठा हुआ होगा जब ये पूरा नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा, है ना। सो इट विल टेक 2 लोकेशन ईच ऑफ 4 बाइट, सो इट विल टेक टोटल 8 बाइट। सो हमने देखा कि डेटा टाइप हमको दो चीजें बता रहा है, एक उसके अंदर कैसा डेटा स्टोर हो सकता है, इंट तरह का, या यू कैन से फ्लोट तरह का, या डबल तरह का, एंड दूसरा वो जो डेटा स्टोर होगा उसका साइज क्या होगा, है ना, यानी कि वो वेरिएबल कितनी बड़ी मेमोरी लोकेशन लेगा। तो इंट होगा तो 4 बाइट होगा, फ्लोट होगा तो मिनिमम 4 बाइट लेगा, कैर होगा तो 1, और अगर डबल होगा तो 8 बाइट लेगा। दैट मीन्स इट विल टेक मोर स्पेस देन इंटीजर एंड फ्लोट। आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि जो ये आप वेरिएबल के नेम दे रहे हैं ए बी सी या के या डी, क्या इनके नाम ऐसे ही देने हैं, अल्फाबेट भी ही देने हैं, या आप कुछ और भी दे सकते हैं, या इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं नेम्स को स्पेसिफाई करने के लिए वेरिएबल्स के। तो सी में कुछ रूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम को स्पेसिफाई करने के लिए। सो जो पहला रूल है वो कहता है कि जो वेरिएबल का नेम है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल आपने किसी वेरिएबल का नाम दिया ए, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि ये एक अल्फाबेट से शुरू हुआ है। अगर आपने लिखा कोई वेरिएबल का नाम सैलरी, तो क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है क्योंकि एस से आपने शुरू किया और एस एक यू कैन से अल्फाबेट है। आपने दिया अंडरस्कोर ए, ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से शुरू किया है और सी में वैलिड है। अंडरस्कोर ए बी सी, ये वेरिएबल भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हैं सी में एज अ रूल। नाउ स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट अगर आपको यूज करनी है तो आप मिडिल में और यू कैन से पहले कैरेक्टर के बाद या कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले कैरेक्टर में या पहली यू कैन से स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 2ABC और किसी ने पूछा कि ये वैलिड वेरिएबल नेम है, आप कहेंगे नहीं क्योंकि आपने 2 से शुरू किया है, 2 एक डिजिट है। उसी तरह से अगर आप लिखते ABC2, ये वैलिड है? यस वैलिड है कि अल्फाबेट से शुरू हुआ है और डिजिट आपने अगर यूज कर दी है तो लास्ट में करिए। ऐसे ही आपने लिखा A2BC, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? आप कहेंगे यस क्योंकि डिजिट आपके बीच में कहीं भी आ सकती है, बस शुरू में नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से कोई स्पेशल कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यू कैन से $, कैन से 53, क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है क्योंकि अल्फाबेट से शुरू हुआ है और जो भी स्पेशल या डिजिट्स हैं वो कहीं पर भी आ सकती है, बस पहली जगह पर नहीं होनी चाहिए। बट ये अगर ये डॉलर पहले हो जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, नाउ ये जो टोटल वेरिएबल का नेम है ये गलत है,
आप सी में इसको यूज नहीं कर सकते। स्पेस एंड कॉमा अलाउड नहीं है, कीवर्ड नहीं यूज हो सकते। तो स्पेस एंड कॉमा का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ए एंड देन बी सी और बीच में स्पेस लगा दिया और कहा ये इसमें कुछ वैल्यू भी दे दी आपने 5 और आपने कहा ए बी सी इज माई वेरिएबल नेम, बट ये गलत है क्योंकि बीच में स्पेस आ गया है। सेम ए कॉमा बी सी इक्वल टू 5 लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये ए कॉमा बी सी एक सिंगल वेरिएबल नेम नहीं बन सकता है। कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम्स की जगह। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी में जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है पहले से ही। अब कोई ऐसे रिजर्व है तो उसको आप किसी दूसरे मीनिंग के लिए तो यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड में हमारे पास ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, फॉर, और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास डेटा टाइप भी हैं, इंट, लॉन्ग। सो ऐसे ये जो सारे डेटा टाइप है या कुछ जो 32 कीवर्ड्स हैं इनको आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट इक्वल टू 7 और आप कह रहे हैं कि जो इंट है ये मेरा एक वेरिएबल है, जैसे मैं एक वेरिएबल को लिखता हूँ कि ए, ऐसे मैंने नाम दे दिया इंट, तो ये इंट देना ऐसे गलत है किसी वेरिएबल का नाम। क्यों? क्योंकि इंट तो एक कीवर्ड है। नाउ उसी तरह से आपने कुछ और लिखा, फॉर एग्जांपल यू कैन से फ्लोट इक्वल टू 50.5, तो ये वेरिएबल गलत है क्योंकि फ्लोट तो एक कीवर्ड है। वेरिएबल के नेम में आप अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स यूज कर सकते हैं। आप मिक्स यूज करना चाहें या कैसे भी यूज करना चाहें, दे आर परफेक्टली अलाउड। जो आपने ये देखे हैं कि ये कुछ वेरिएबल्स के नेम्स हैं जो कि आपके अलाउड हैं, जैसे आपने सिंपल ए लिखा, सैलरी, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। आपने पहले कुछ अंडरस्कोर लगा लिए, डबल अंडरस्कोर, वो भी वैलिड है, बीच में लगाएं। आप स्पेशल कैरेक्टर बीच में यूज करें, अपर केस एंड लोअर केस मिक्स करके यूज करें, डिजिट्स को यूज करना चाहें बस बाद में यूज होनी चाहिए, दे आर अलाउड, बट दीज आर नॉट अलाउड। कि आपने सिंगल केवल डिजिट्स यूज करी है या सबसे पहले डिजिट यूज कर ली, कॉमा, स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर इन द स्टार्टिंग एंड सम कीवर्ड्स यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम। अब हम थोड़ा सा इनको प्रोग्रामिंग में यूज करके देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल और डेटा टाइप को यूज करते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड आवर हेडर फाइल, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है अपने प्रोग्राम में कुछ चीज, कुछ वेरिएबल, तो हमको प्रिंट एफ यूज करना है, तो उसके लिए हम stdio.h हेडर फाइल यूज करेंगे ना। उसके बाद हमको लिखना होगा इंट मेन और उसके बाद हमको दो ब्रैकेट लगाने हैं। तो ये जो हमारा मेन होता है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक यू कैन से एंट्री गेट है, जिसके जरिए आपका प्रोग्राम को पढ़ा जाएगा, जिसके जरिए आपके प्रोग्राम के अंदर आया जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कंपाइलर के लिए भी ये एक एंट्री गेट होता है, मेन फंक्शन, जिसके जरिए वो समझेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू होगा। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना है ना। तो वैल्यू डालने से पहले उसको डिक्लेयर करें। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं, और हमको वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल लेना है। तो हमने कहा हमारा ए एक इंटीजर वेरिएबल होगा, सेमीकोलन, और उससे पहले हमको बताना है कि इंटीजर तरह का ये वेरिएबल है, तो हमको लिखना पड़ेगा इंट, है ना। ध्यान दीजिएगा इंटीजर नहीं है, वो इंट है ना। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब हमको इसको इनिशियलाइज करना है, यानी इसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी है, तो आप वैल्यू डाल सकते हैं। हमने लिखा ए इक्वल टू, लेट से हमको 50 डालना है, तो हमने लिखा 50, डन। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन। नाउ इनिशियलाइज करने के बाद अब हमको इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास, आपको पता है प्रिंट एफ फंक्शन होता है, प्रिंट एफ। अब क्वेश्चन है कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये हम कैसे करेंगे, कैसे प्रिंट करेगा। अगर मैं ए प्रिंट कर दूं तो क्या प्रिंट होगा, चलिए हम देखते हैं कि प्रिंट एफ अगर मैं ए लिख देता हूं तो क्या मेरा ए के अंदर जो 50 है वो प्रिंट होगा, क्योंकि मुझे 50 प्रिंट करना है ना। ए के अंदर जो डेटा है वो प्रिंट करना है। चलिए मान लेते हैं कि प्रिंट एफ ए मेरा 50 प्रिंट कर देगा। अब मैं इसके बाद रिटर्न जीरो लिख दूंगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे लास्ट लाइन क्या होती है, रिटर्न जीरो, जब आपका प्रोग्राम का लॉजिक खत्म हो जाता है। सो लेट्स सी कि मेरा ये प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा। मैंने सेव पहले से कर दिया, ऑटो सेव कर दिया था। सो लेट्स सी कि हमारे प्रोग्राम का क्या आंसर आता है।
तो ये हमें एक्चुअल में गलती दे रहा है, ये हमें कुछ वार्निंग भी दे रहा है कि प्रिंट एफ ए ये एक इंट है ना, और ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं दे रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, हमने जो पहले पढ़ा था प्रिंट एफ कि हम अगर डबल कोट्स में कुछ भी देते हैं तो वो हमको क्या देता है, जो भी डबल कोट्स में हमने चीज़ दी है वो प्रिंट कर देगा। और नॉर्मल अगर हमने ये जैसे ए दे दिया तो हमारा ये काम नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में ये तरीका गलत है, किसी भी वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना है तो हम ऐसे नहीं कराते हैं। और अगर आप डबल कोट्स में जैसे आप पहले प्रिंट कराते थे तो उससे क्या होगा, ये देखिए, उससे हमारा आंसर केवल जो हमने डबल कोट्स में लिखा था वो प्रिंट हो जाएगा। तो डबल कोट्स पे तो हम जो चीज़ लिखते हैं वो तो एज सच प्रिंट हो जाती है, हमको ए प्रिंट नहीं करना है, हमको उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी है। दैट मीन्स प्रिंटफ क्या काम नहीं करेगा, सी प्रिंटफ काम करेगा बट प्रिंटफ का ये वाला तरीका काम नहीं करेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंटफ का एक दूसरा तरीका होता है या दूसरा फॉर्म होता है जो हम यूज करेंगे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। डबल कोट्स के अंदर वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका हम केवल तब यूज करेंगे जब हमको कोई मैसेज प्रिंट करना है, जो हमने पहले देख चुके हैं, है ना। तो अब वो दूसरा तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। सो प्रिंटफ के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, प्रिंटफ से हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा, प्रिंटफ की हेल्प से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ये वाला हम तरीका पहले से पढ़ चुके हैं कि डबल कोट्स में कुछ भी चीज़ लिख दें तो हमारी वो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाती है स्क्रीन पर। नाउ अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला तरीका है। तरीका क्या है कि हम सबसे पहले printf लिखेंगे, एंड printf लिखने के बाद हम डबल कोट्स लगाते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। नाउ यहाँ पर हमको कुछ भी चीज़ लिखनी होती है, कुछ भी चीज़ क्या लिखनी होती है, हमको लिखना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ना फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ हमको यहाँ लिखनी होती है, जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे आपको अभी हमने कहा था कि ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है। इससे ज़्यादा वेरिएबल भी यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपको ए की प्रिंट कराना है तो ए की। तो इंट के लिए जैसे आपने देखा था कि उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी, और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ। ए क्योंकि इंट है तो आपको यहाँ लिखना है परसेंटेज डी। दैट मीन्स आप ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, और ए किस फॉर्मेट में है, इंट तरह से आपने डिक्लेयर किया हुआ है और उसी तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं। क्लियर। अगर आपने यहाँ फ्लोट एफ लिखा होता और आप कहते हैं कि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप ए और यहाँ पर लिखते हैं आप परसेंटेज एफ, है ना। सेम कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी। तो अब हमें यहाँ पर हम इस लाइन को मिटाते हैं और हम लिखते हैं प्रिंट एफ, नाउ डबल कोट्स, देन कॉमा, और फिर हमको यहाँ वेरिएबल लिखना है। हम यहाँ लिखते हैं ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, और क्योंकि वो ए इंटीजर है और उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमको लिखना होता है परसेंटेज डी। ये हमें बता रहे हैं कि ए की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में प्रिंट कर दो, एंड देन सेमीकोलन। नाउ सी सी ए की वैल्यू 50 थी, वो हमको वैल्यू मिल गई है। सो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। नाउ अगर मुझे कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, या उससे पहले हम ये कहते हैं इंट ए और ए इक्वल टू 50, इन दोनों लाइन को अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूं तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर इस ए इक्वल टू 50 को कमेंट कर दिया। अगेन कमेंट का मतलब है ये लाइन मेरे लिए ना के बराबर है, कंपाइलर इस वाली लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, है ना। आप इस लाइन को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दीजिए, मिटा दीजिए, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए कमेंट के साथ, तो भी इसका मतलब है कि ये लाइन मेरे लिए मीनिंगलेस है। ए इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पर 50 दिया तो अब देखिए मैंने डिक्लेयर भी किया है ए को और इनिशलाइज भी कर दिया है ना। और ये लाइन एक तरह से आप कह सकते हैं मिटा भी सकते हैं, ना के बराबर है। अगेन मेरा आंसर करेक्ट आएगा, ए इक्वल टू 50। तो आपने देखा कि जो हमने पढ़ा था वो हमारा काम कर रहा है। नाउ ये तो था कि डिक्लेयर किया और हमने इनिशलाइज किया किसी इंटीजर वेरिएबल को। तो अब हम देखते हैं कि हम दो वेरिएबल, दो इंटीजर तरह के वेरिएबल को कैसे हम यूज करेंगे, उनके उनके अंदर डेटा कैसे डालते हैं। तो अब मुझे क्या काम करना है, मुझे दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जो इंटीजर तरह के होंगे, फिर मुझे इन्हें इनिशलाइज करना है और उनकी वैल्यू प्रिंट करानी है। अगेन मैंने इनको देखो कमेंट से लगाया हुआ है। कमेंट मतलब ये कमेंट मुझे हेल्प भी करते हैं, क्या हेल्प करते हैं कि अगर आपके कोई इस प्रोग्राम को पढ़ेगा जो आप बनाने वाले हो, तो ऊपर आपने कमेंट करके आपने डॉक्यूमेंट कर दिया अपने प्रोग्राम में, है ना, कुछ लाइनें ऐड कर दी जिससे दूसरा प्रोग्राम ये पढ़ेगा, दूसरा पर्सन इस प्रोग्राम को
तो रीडेबल बन जाएगा ये प्रोग्राम। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे इंट ए लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं इंट कोई दूसरे नाम दे सकते हैं बी। ध्यान दीजिएगा इंट ए दोबारा नहीं लिखिएगा, क्योंकि ए एक बार आपने दे दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ ये जो इंट ए और इंट बी आपने अलग अलग लाइन में लिखा है, आप चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं या स्पेस करके लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट मतलब सी आपको मना नहीं करेगा, बट अगर आप एक ही लाइन में सब कुछ लिख देंगे तो प्रोग्राम रीडेबल नहीं बनेगा, है ना। आपका फ्रेंड इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर इंडेंटेशन करिए अपने प्रोग्राम में। इंट ए इंट बी, लेट्स से मैं ए में 70 डालना चाहता हूँ, ए इक्वल टू 70, करेक्ट। बी के अंदर मैं कुछ और वैल्यू डालना चाहता हूँ 100, बी इक्वल टू 100, करेक्ट। तो हमने इन दोनों को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इनकी वैल्यू, तो मैं प्रिंट एफ से कर सकता हूँ। कैसे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए, है ना। तो ए को मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं दूसरा प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा बी। तो इससे मेरी बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद जब मैंने दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, यानी ए के अंदर की वैल्यू और बी के अंदर की वैल्यू, मेरा प्रोग्राम खत्म। तो मैं कह दूंगा रिटर्न 0, दैट मीन 0 वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चली जाए। नाउ सी, अब हमारा क्या प्रोग्राम का आंसर आता है। हमें आंसर आना चाहिए 70 और 100। तो लेट्स रन इट। सो हमारा आंसर आया है 70 और 100। लेकिन ये 70 और 100 हमारा आया तो है, लेकिन ये चिपक के आया है ना। अब ऐसे तो आपका फ्रेंड कहेगा ये तो 70,000 100 है, जबकि आपका आंसर 70 और 100 अलग अलग आना चाहिए था। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए जस्ट हम यहाँ बता देते हैं कि हम एक स्लैश एन लगा देंगे। ये स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, ताकि आपका आंसर अलग अलग लाइन में आए। हम स्लैश एन को अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप लगा दीजिए। इससे आपका आंसर अलग अलग लाइन में आएगा। देखिए 70 100, 70 के बाद स्लैश एन लगाया है ना, तो उससे आपका 100 जो अगला आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो यानी कि हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है जैसे हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो आपने इंट ए और इंट बी जो आपने अलग अलग लाइन में लिखा है, क्योंकि ये ए और बी दोनों एक ही टाइप के हैं, तो क्यों नहीं आप एक ही लाइन में ए और बी को डिक्लेयर कर दे। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंट ए कॉमा बी। यस, इससे क्या होता है, ए और बी मेरे दोनों इंटीजर टाइप के डिक्लेयर हो जाते हैं। तो आप इंट ए कॉमा बी लिखे, या अभी जो उससे पहले लिखी थी लाइन इंट ए देन इंट बी, वो भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या ये चलेगा। यस, ये चल रहा है। तो दैट मीन्स जो भी आपके लिए कन्वीनियंट फॉर्म हो वो आप कर सकते हैं। ना नेक्स्ट चीज, ये जो आपने प्रिंटफ लिखा है, दो लाइनों में लिखा है अलग अलग। अभी हमने समझा था कि हम प्रिंटफ को यूज कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो क्यों ना हम एक ही प्रिंटफ से दोनों ए और बी को प्रिंट कर लें। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं यहाँ पर ए कॉमा बी लिख दूंगा, है ना। मुझे ए की भी वैल्यू भी चाहिए, बी की भी वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक और भी वेरिएबल होता, लेट से हम कहते हैं हमें कॉमा सी ये भी चाहिए होता, है ना। और हमने सी की भी वैल्यू हमने कुछ दे दी होती, फॉर एग्जांपल 250। तीन वेरिएबल हो गए और इन तीनों की मुझे वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, उतने ही परसेंटाइल डी यहाँ लगा दूंगा, है ना। तो ये परसेंटेज डी, एक स्पेस परसेंटेज डी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये स्पेस क्यों लगाए हैं बीच में, क्यों मैंने ऐसे नहीं लिखा है। चलिए अभी देख लेते हैं, मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो क्या होगा। तो ए बी सी तीन वेरिएबल, उनको कॉमा करके लिख दिया, और डबल कोट्स के अंदर आपने 3 परसेंटाइल डी लिख दिए, क्योंकि तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल थे। अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मेरा आंसर आया 70 100 250। आंसर मेरा करेक्ट आ रहा है, लेकिन सब चिपक के आ रहा है। तो अगेन चिपक के ना आए तो क्या करेंगे, तो आपके पास अगर आप ये चाहते हैं 70 स्पेस 100 स्पेस 250 आए, तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में स्पेस लगा दीजिए, है ना। एक परसेंटेज डी से 70 आएगा, सेकंड वाले परसेंटेज डी से आपका 100 आएगा, लेकिन दोनों के बीच में पहले स्पेस भी प्रिंट होगा, फिर अगेन एक स्पेस प्रिंट होगा, और फिर आपका तीसरे वाले परसेंटेज डी से 250 आएगा। हमारा आंसर आ रहा है 70 100 250 और स्पेस के साथ आ रहा है, तो रीडेबल है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज देखते हैं कि अगर हमें फ्लोट वेरिएबल भी प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। तो अब फ्लोट मुझे करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं फ्लोट वेरिएबल का नाम डी देना चाहता हूँ, तो मैं डी यहाँ नहीं दे सकता हूँ ऐसे,
इस डी का मतलब है ए बी सी डी चारों इंट तरह के हैं, लेकिन मैं डी को तो फ्लोट बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए सेपरेट अलग ही लाइन में लिखूंगा फ्लोट डी। करेक्ट। और यहाँ डी को आप कुछ भी वैल्यू दीजिए। फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हैं 200.50, तो आपने वैल्यू दे दी। अगेन ये जो वैल्यूज हैं ए बी सी डी, आप पहले आप डी को देना चाहें, फिर बी को देना चाहें, है ना, फिर सी को देना चाहें तो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब आप प्रिंट करना है तो जैसे ऑर्डर में आपने यहाँ प्रिंट कराया होगा वैसे ही आपको आउटपुट आएगा। अब देखते हैं कि कैसे आपका आउटपुट आएगा। तो आप ए बी सी तो ठीक है, अब आप डी को भी प्रिंट करना चाहते हैं, डेट इज ओके। अब आप यहीं पर परसेंटाइल डी के साथ आप इस फ्लोट को भी प्रिंट करा सकते हैं। फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए आपके पास होता है परसेंटेज एफ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप परसेंटेज एफ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं अभी स्लैश एन मिटा देता हूँ जस्ट, और ये देखिए अब क्या आंसर आएगा। तो ए बी सी डी और सबको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ए बी सी परसेंटाइल डी है और डी आपका परसेंटेज एफ है। 70, 100, 250, 200.500, तो मेरा आंसर परफेक्ट आ रहा है। अभी ये सबसे लास्ट में डी की वैल्यू के में पॉइंट के बाद 5 एंड देन आपके पास 5 जीरो और आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, मॉडिफायर क्या होता है, और दूसरा ये भी पढ़ेंगे कि किसी वेरिएबल में अगर हम ज़्यादा बड़ा डेटा दे दें जितना उसमें स्टोर नहीं हो सकता है, या किसी डेटा टाइप की रेंज से बाहर अगर हम डेटा दे देते हैं तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।